लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नाथ पब्लिकेशन की बुक, जिसमें आधुनिक भारतीय इतिहास चल रहा था। आधुनिक भारतीय इतिहास के अब तक हमने 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इस भाग में टोटल 28 चैप्टर है, जिसमें से 16 चैप्टर हो गए, 10-11 चैप्टर और बचे हैं, जो लगभग 10 अप्रैल तक हम कंप्लीट कर लेंगे। आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ये 17वां चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय और राष्ट्रीय आंदोलन। आज का चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है, लगभग 60 से 70 पेज का है। तो हम इस चैप्टर को 2 या 3 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। एक क्लास बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो इसमें हम आज की क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और कांग्रेस से पहले के जो कुछ राजनीतिक संगठन थे, बंगाल के, मद्रास के, बम्बई के, या कुछ जो विदेशों में भी संगठन स्थापित हुए थे, इन सभी संगठनों के बारे में, सभाओं के बारे में, सोसाइटी के बारे में और कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के सभी 55 अधिवेशन, विशेष अधिवेशन। इसके पश्चात हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हुए थे, उदारवादी, उग्रवादी और तीसरा चरण जो गांधी युग का था। तो फिर हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन के 2 चरण, उदारवादी और उग्रवादी, नरम दल और गरम दल जो हुए थे। और फिर जो तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के आने के पश्चात जो आंदोलन हुए थे आजादी तक के, उन आंदोलनों को। तो इस प्रकार से इस क्लास को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। आज की क्लास हम करते हैं शुरू भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें कांग्रेस से पूर्व की स्थापित संस्थाओं के बारे में। कोपलैंड, भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिशु थी। कोपलैंड ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके पालने का आशीर्वाद दिया। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख क्या कारण थे? अंग्रेजी राज का प्रभाव एवं राजनीतिक एकता, प्रशासनिक एकता की स्थापना, संचार के साधनों का विकास, आधुनिक शिक्षा का प्रचलन, समाचार पत्रों का योगदान, समाज एवं धर्म सुधार आंदोलनों का प्रभाव, ब्रिटेन द्वारा आर्थिक शोषण, लेटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, आईसीएस परीक्षा में आयोग की कमी, दिल्ली में भव्य दरबार, रिपन के समय एल्बर्ट बिल विवाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया। पहला चरण 1885 से लेकर 1905 तक, यह उदारवादी चरण था। दूसरा चरण 1905 से लेकर 1907 तक, उग्रवादी चरण। और तीसरा चरण 1919 से लेकर 1947 तक, जिसे गांधी युग कहा गया। कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हुई। 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीय वर्ग ने भाग नहीं लिया था, परंतु वह भारत की राजनीतिक दास्ता से अनभिज्ञ न था। इसी वर्ग ने संगठित राजनीतिक गतिविधियों को प्रारंभ किया, जिनका उद्देश्य भारत में प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना, प्रेस एवं विचार अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता, भारत के आर्थिक शोषण की समाप्ति। अंत में यह गतिविधियां हम भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में परिवर्तित हो गई। बंगाल के राजनीतिक संगठन। राजा राम मोहन राय भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। राष्ट्रीय भावनाओं के जागरण में हेनरी विवियन डेरिजो का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने द ईस्ट इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन द्वारा राष्ट्रीयता का पोषण किया। वंग भाषा प्रकाशक सभा
1863 में इसका गठन किया गया, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय के सहयोगी गौरीशंकर तरकाबागीस द्वारा। इसका उद्देश्य सरकारी क्रियाकलाप की समीक्षा करना एवं सुधारने के लिए प्रार्थना पत्र भेजना था। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जमींदारी संस्था। लैंड होल्डर्स सोसाइटी इस संगठन की जो स्थापना 1838 के अंदर कोलकाता में हुई थी। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे और इस संस्था का उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। भारत की पहली राजनीतिक संस्था, जमींदारी संस्था। इसके भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर को बनाया। अंग्रेज सचिव विलियम काबरी बने थे। इस संस्था, जमींदारी संस्था के अन्य सदस्यों में अगर देखा जाए तो राधाकांत देव, थियोडर डिकेंस, विलियम थियोबोल्ड, राजा कालीकृष्ण ठाकुर, जे ए प्रिंसेप, जॉन क्राफ्ट लंदन में इसका प्रतिनिधि था। यह संस्था इंग्लैंड में 1839 ईस्वी में स्थापित ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी सहयोग करती थी। एडम्स द्वारा स्थापित अन्य सदस्य जॉर्ज थॉमसन, विलियम एडनिस से भी सहयोग करती थी। नेक्स्ट है इंडिगो प्लांटर एसोसिएशन। इंडिगो प्लांटर एसोसिएशन स्थापना 1839 में हुई थी। इसके सदस्य राधाकांत देव, डेविड हेयर, प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। नेक्स्ट है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना 1843 में कलकत्ता के अंदर हुई थी। इसके अध्यक्ष या संस्थापक जॉर्ज थॉमसन को बनाया गया। इसके सचिव जो प्यारे चंद्र मित्र को बनाया गया था। इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन के अधीन भारतीयों विशेषकर कृषकों की वास्तविक दशा का अध्ययन करना, उससे सबको अवगत कराना, यथासंभव उनके सुधार का प्रयत्न करना। इस संस्था में भारतीयों के साथ साथ गैर सरकारी ब्रिटिशों का भी प्रतिनिधित्व था। संस्था ने जमींदारी प्रथा की आलोचना करते हुए कृषकों से संबंधित मुद्दे उठाए। प्यारे चंद्र मित्र को जमींदारी प्रथा के आलोचक तथा किसानों के मित्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अगला एक और एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इस संगठन की स्थापना 1851 में कलकत्ता में लैंड होल्डर्स सोसाइटी व बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर की गई। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे राधाकांत देव, उपाध्यक्ष थे राजा काली कृष्ण देव। इसके सचिव थे देवेंद्र नाथ टैगोर। अन्य सदस्यों में हरिश्चंद्र मुखर्जी, राम गोपाल घोष, राजेंद्र लाल मित्र और दिगंबर मित्र थे। इस संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मुख्य पत्र जो था वह हिंदू पेट्रियार्ट था। इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग करना, भारत के जमींदारों को राजनीतिक संरक्षण करना। बंगाल से बाहर भी इसकी शाखाएं खोली गई, इसलिए इसे भारतवर्षीय सभा की संज्ञा दी गई। इस संस्था ने 1860 में अकाल पीड़ितों की सहायता की और ब्रिटिश सरकार द्वारा आयकर बढ़ाने का विरोध किया। इस संस्था ने ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन कम करने की मांग की। इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष जो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक भी थे। इस संस्था का उद्देश्य इंडियन लीग का उद्देश्य था कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास एवं राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो शंभू चंद्र मुखर्जी को बनाया गया। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। इस संगठन की स्थापना 1875 में कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस थे। उद्देश्य छात्रों के हित संवर्धन हेतु संघर्ष करना। बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इससे जुड़ गए। इनको छात्रों का बेताज बादशाह कहा जाता है। इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में हुई थी। इसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। उद्देश्य भारत में जनमत तैयार करना, हिंदू एवं मुसलमानों में एकता स्थापित करना। सिविल सेवा के भारतीयकरण के पक्ष में मत तैयार करना, मध्यम वर्ग के साथ साधारण लोगों को भी शामिल करना। इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष मनमोहन घोष तथा सचिव आनंद मोहन बोस बने।
इंडिया लीग का एक वर्ष पश्चात ही इंडियन एसोसिएशन में विलय कर दिया गया। इस संस्था की सदस्यता का वार्षिक चंदा 5 लाख रुपए रखा गया, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का वार्षिक चंदा 30 या 50 रुपए था। इसकी शाखाएं कलकत्ता से बाहर कई स्थानों पर खोली गई। इस संस्था ने लेटन के दमनकारी नीतियों के विरोध में तथा सिविल सेवा प्रणाली में सुधार के लिए आंदोलन चलाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल विवाद के विरोध में भी व्यापक आंदोलन चलाया। इन्हीं योगदानों के कारण इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस से पूर्व की अखिल भारतीय संस्था कहा जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद के दौरान सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने पत्र बंगाली में कलकत्ता के न्यायाधीश एफ नोरिस की आलोचना कर दी, जिसके चलते 5 मई 1883 को उन्हें 2 माह की सजा दी गई। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा संक्षिप्त में। भारत में इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में 1853 के चार्टर एक्ट के तहत नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कराए जाने का प्रावधान किया गया। 1862 में परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 22 वर्ष रखी गई। 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। 1866 में आयु 22 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। 1869 में 4 भारतीय आईसीएस बने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी सेकंड आईसीएस असम का कलेक्टर बनाया गया। 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। 1875 में उन्हें बैरिस्ट्री का प्रमाण पत्र देने से भी इनकार कर दिया। पटाभी सीतारामैया ने इसे भाग्यशाली अवसर देते हुए लिखा कि देश एक अच्छे सरकारी अधिकारी की सेवा से अवश्य वंचित रह गया, किंतु उसे एक महान नेता मिल गया। 1877 में लेटन ने आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। 1922 में परीक्षा लंदन के साथ-साथ इलाहाबाद में भारत में भी आयोजित होने लगी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई, जिसके अध्यक्ष आनंद मोहन बोस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। डब्ल्यू एस ब्लांट नामक अंग्रेज भी इसमें शामिल हुए। इसका दूसरा सम्मेलन 1885 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। इसी समय बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसी कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं ले सके। तो ये थे बंगाल के प्रमुख राजनीतिक संगठन। अब हम देखते हैं बंबई के प्रमुख राजनीतिक संगठन। बम्बई एसोसिएशन स्थापना 1852 में बम्बई में। जमशेदजी भाई इसके अभिष्ट अध्यक्ष बने। जगन्नाथ शंकर सेठ अध्यक्ष, भाऊदाजी व विनायकराव जगन्नाथ जी संयुक्त सचिव चुने गए। अमेरिकी गृह युद्ध के समय भारतीय रुई की मांग बढ़ने पर यह संगठन धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया, क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य अव्यापारी थे। उद्देश्य समय समय पर सरकार को ज्ञापन देने के लिए व सरकारी नीतियों के लिए सुझाव देने के लिए। यह बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। दक्कन एसोसिएशन इस संगठन की स्थापना 1852 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी में। संस्थापक इसके महादेव गोविंद रानाडे, एस एच चिपलूणकर, गणेश वासुदेव जोशी, एस एच साठे थे। प्रथम अध्यक्ष इसके भवनराम श्रीनिवास राव थे। 6000 व्यक्तियों द्वारा चुने गए 95 सदस्यों के निकाय के रूप में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हरि देशमुख, महर्षि अन्ना साहिब पटवर्धन आदि ने संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसकी सदस्यता पाने के लिए कम से कम 50 वयस्क व्यक्तियों की अनुशंसा पेश करनी पड़ती थी। इस संस्था में जमींदार, व्यापारी, अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, वकील आदि शामिल थे। प्रत्येक सदस्य को 1 दिन की आय संस्था को देनी पड़ती थी। इस संस्था ने स्वदेशी आंदोलन चलाने में पहल की। इस संस्था ने 1874 ईस्वी में बंगाल के अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए रकम भेजी।
1875 में 22,000 व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराकर आवेदन पत्र लंदन भेजा गया, जिसमें यह अनुरोध किया गया कि ब्रिटिश संसद में भारतीयों के लिए 16 सीटें आरक्षित की गई तथा यह अनुशंसा की गई कि 50 रुपये प्रत्यक्ष कर देने वालों को मताधिकार दिया जाए। 1876 में महारानी विक्टोरिया के कैसर ए हिंद की पदवी धारण करने पर पुनः सार्वजनिक सभा में अभिनंदन पत्र भेजने का फैसला किया गया। इस अभिनंदन पत्र में अकाल तथा उपनिवेशवादी अत्याचारों को भुलाते हुए भारत में ब्रिटिश शासन की तारीफों के पुल बांधे गए। इस संस्था की त्रैमासिक पत्रिका क्वार्टरली जनरल थी। यह संस्था मुख्यतः जमींदारों तथा व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी, क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य उच्च जाति के थे। बाद में पुनः सार्वजनिक सभा पर अधिकार को लेकर बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले के मध्य संघर्ष चला। गोपाल कृष्ण गोखले ने इससे अलग होकर 1895 में दक्कन सभा का गठन कर लिया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 31 जनवरी 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ त्र्यंबक थे। अध्यक्ष इसके फिरोज शाह मेहता को बनाया गया। उद्देश्य इसका लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, स्थापना 26 फरवरी 1852 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना गुजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी के द्वारा की गई। इस संस्था ने 1857 के विद्रोह की भर्त्सना की थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक सभा 26 फरवरी 1852 ईस्वी में मद्रास में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष सी वाई मुदालियर और सचिव वी रामानुजाचारी चुने गए। बाद में यही शाखा मद्रास नेटिव एसोसिएशन कहलाई। लंदन में अपना प्रतिनिधि माल्कम लेविन को भेजा गया। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 16 मई 1884 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक इसके सुब्रह्मण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, एम वी राघवाचारी थे। अध्यक्ष इसके वी राघवाचारी को बनाया गया। सचिव इसके आनंद चार्लू को अब बनाया गया। उद्देश्य उद्देश्य इसका था कि स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना एवं महाजनों तथा किसानों के बीच संघर्ष को रोकना था। विदेशों में स्थापित राजनीतिक संगठन, विदेशों में स्थापित राजनीतिक संगठन लंदन इंडियन कमेटी, इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। इसके संस्थापक पुरुषोत्तम मुदालियर थे। उद्देश्य उद्देश्य इसका भारतीयों को संगठित कर राष्ट्रहित में आवाज को बुलंद करना था। दूसरा संगठन है लंदन इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1865 को हुई थी। संस्थापक इसके दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। उद्देश्य इसका भारतीय जनता के दृष्टिकोण से ब्रिटेन की जनता को अवगत कराना। इस संस्था के द्वारा दादा भाई नौरोजी ने भारतीय दुर्दशा का ज्ञान ब्रिटिश सरकार को करवाया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इस संगठन की स्थापना 1 दिसंबर 1866 को लंदन में हुई थी। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। अन्य सदस्य जमशेद जी जीजीभाई, फिरोज शाह मेहता, एच बी एम वांगले, बदरुद्दीन तैयब जी, मनमोहन घोष। इसके पहले अध्यक्ष लॉर्ड लिवर्डेन को बनाया गया। इस संगठन का उद्देश्य भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश जनता को अवगत कराना। इस संगठन को प्रत्यक्ष रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सहयोग मिला था। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इस संगठन की स्थापना 1870 ईस्वी में ब्रिस्टल में हुई थी। संस्थापक इसके मैरी कारपेंटर, केशव चंद्र सेन की सहायता से। इस संस्था के द्वारा भारतीय बालिका छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की गई, जिससे सरकारी स्कूलों में भारतीय लड़कियों के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। उद्देश्य इसका भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा में सुधार करना था। इसकी 1871 में लंदन में शाखा स्थापित की। चार्लोट मैनिंग व एलिजाबेथ एडिलेट मैनिंग ने स्थापित की थी। तो ये थे प्रमुख राजनीतिक संगठन कांग्रेस की स्थापना से पहले के, जो हमने तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल में
मुंबई में और मद्रास में, इन तीनों में देखा और इसके साथ ही कुछ विदेशों में स्थापित राजनीतिक संगठन को देखा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके सभी 55 अधिवेशनों के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। हालांकि यह कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा द हिंदू अखबार, जो मद्रास से प्रकाशित होता था, में 5 दिसंबर 1885 को की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत या सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की अवधारणा आई थी। सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत के समर्थकों का मानना था कि कांग्रेस की स्थापना सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के निर्देशों पर की, ताकि उस समय भारतीय जनता में पैदा हो रहे असंतोष को हिंसक होने से रोका जा सके। इस असंतोष के वाष्प को बिना किसी खतरे के बाहर निकालने के लिए सुरक्षित, शांतिपूर्ण और संवैधानिक निकास सुरक्षा वॉल्व उपलब्ध कराया जाए। नरमपंथी पक्ष पर प्रहार करने के उद्देश्य से करमपंथी नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया 1916 में यंग इंडिया में कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आजादी हासिल करने से कहीं ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्य को आसन खतरों से बचाना था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टेक रोड पर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। उस समय भारत के वायसराय डफरिन थे तथा भारत सचिव लॉर्ड आर चर्चिल थे। कांग्रेस के प्रथम सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। अन्य महत्वपूर्ण सदस्य दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग, फिरोजा मेहता, एस सुब्रह्मण्यम अय्यर, एम वी राघवाचारी, एन जी चंदावरकर, रघुतुल्ला रघुतुल्ला एम सयानी, डब्ल्यू सी बनर्जी, दीनसा वाचा थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। ह्यूम 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव रहे। 1907 में दीनसा एदुल्ची वाचा कांग्रेस के महासचिव बने। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होना था, किंतु वहां हैजा प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बंबई में किया गया। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उनमें से दो मुस्लिम प्रतिनिधि थे। दो मुस्लिम प्रतिनिधि रहीमतुल्ला सयानी और ए.एम. धर्मसी, दोनों बंबई से। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 38 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, सर्वाधिक यहीं से थे। मद्रास से 21, उत्तर प्रदेश अवध के 7 प्रतिनिधि, बंगाल से 3 प्रतिनिधि और पंजाब से जो 3 प्रतिनिधि। आजादी से पूर्व कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष हुई, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता। एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। पहली महिला अध्यक्ष पर विदेशी थी, आयरलैंड की नागरिक थी। दूसरी महिला सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, पहली भारतीय महिला। और तीसरे नंबर पर आती है नलिनी सेनगुप्ता, 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। मूलतः इंग्लैंड की रहने वाली थी, किंतु यतीन्द्र सेनगुप्ता से विवाह कर भारत आई थी। इस तथ्य को उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि नलिनी सेनगुप्ता की पहली नागरिकता इंग्लैंड की, द्वितीय नागरिकता भारत की थी तथा तृतीय नागरिकता जो बांग्लादेश की थी। बंगाल बंगाल की कम भागीदारी का कारण यह था कि बंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के समय कलकत्ता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन चल रहा था, जिसकी घोषणा पहले की जा चुकी थी, जिसे स्थगित करना उचित नहीं समझा गया। कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक है जो पटाभी सीतारमैया द्वारा लिखी गई।
कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस की स्थापना का जो उद्देश्य था, यह उद्देश्य था दिशा निर्देशों को जारी करना, जिसके द्वारा देश में राजनीतिक देश हित के कार्य हो सके। सामाजिक महत्व के प्रश्नों पर परिपक्व संपत्तियों द्वारा प्राप्त प्रामाणिक तथ्यों का संग्रह करना, देश हित के लिए लगन से काम करने वालों की आपस में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना, अर्थात देशभक्त लोगों के अंदर जो मित्रता और परिचय को बढ़ाना था। इसके अलावा देश में व्याप्त देश में व्याप्त धर्म, वंश, प्रांत संबंधी मतांतरों को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना था। भारत और ब्रिटेन के मध्य संबंधों को मधुर बनाना था। जनता की मांगों का सूत्रीकरण कर उनको सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो 9 प्रस्ताव थे, कौन-कौन से प्रस्ताव थे? सबसे पहला शाही कमीशन, रॉयल कमीशन का गठन, वो जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन की जांच की जाए। शाही कमीशन के द्वारा भारतीय प्रशासन की जांच की जाए और जिसमें भारतीयों को उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए। इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए। केंद्रीय तथा प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिलों का विस्तार, उनमें यथेष्ट अनुपात में निर्वाचित सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें वार्षिक बजट पर विचार करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराई जाए। उनमें प्रवेश करने वालों की अधिकतम उम्र 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष की जाए। सेना पर खर्च घटाया जाए, चुंगी फिर से लगाई जाए और बढ़े हुए सेना व्यय को यथेष्ट बनाया जाए तथा उसकी पूर्ति के लिए लाइसेंस कर का विचार किया जाए। वर्मा को जिस पर अधिकार कर लेने की निंदा की गई थी, अलग कर दिया जाए। उक्त प्रस्तावों को सभी प्रांतों की सभी राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए ताकि वे उनके क्रियान्वयन की मांग कर सके। अगले वर्ष कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन फिर से बुलाया जाए। कांग्रेस की स्थापना पर विभिन्न विचार। एनी बेसेंट ने अपनी पुस्तक हाउ इंडिया वॉर फ्रॉम फ्रीडम में अपनी थियोसॉफिकल सोसाइटी और अपने 17 साथियों को कांग्रेस की स्थापना का श्रेय दिया था। डब्ल्यू सी बनर्जी ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू इंडिया पॉलिटिक्स में कहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक संस्थाएं सभी डफरिन के षड्यंत्रकारी मस्तिष्क की उपज थी। आर पी मसानी ने कहा कि यदि ह्यूम कांग्रेस के पिता थे, तो डफरिन उसके धर्मपिता थे। कोपलैंड के अनुसार कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं, अपितु मित्र के रूप में हुआ था। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में अभय कपाट सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कांग्रेस को डफरिन और ह्यूम की योजना बताई। लाला लाजपत राय ने 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अभय कपाट सिद्धांत सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ह्यूम द्वारा 1878 में शिमला में 7 वॉल्यूम की गोपनीय रिपोर्टों पर आधारित था। कांग्रेस की स्थापना का तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। डॉक्टर नंदलाल बनर्जी ने के अनुसार कांग्रेस रूस के प्रति भय की उपज नीति का परिणाम थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एओ ह्यूम का जन्म 6 जून 1829 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 31 जुलाई 1912 में हुई थी। 1859 में लोकमित्र नामक नाम का समाचार पत्र प्रकाशित किया। एओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है। ह्यूम 1849 में इटावा यूपी के कलेक्टर बने, जहां ये 1867 ईस्वी तक कार्य करते रहे। 1857 की क्रांति के समय इटावा के कलेक्टर थे। 1882 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। ह्यूम ने पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किया। इन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह कहा जाता है। ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ह्यूम की जीवनी
विलियम वेडनबर्ग के द्वारा लिखी गई थी 1912 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के शिक्षित वर्ग के नाम पर एक खुला पत्र लिखा। ह्यूम कुछ समय के लिए मैडम ब्लावत्स्की के संगठन थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य रहे। लाला लाजपत राय ने लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता तथा दुर्दशा पर रोता था। एक वृद्ध व्यक्ति की आशा एक वृद्ध व्यक्ति की आशा नामक पुस्तिका में ब्रिटेन की जनता के समक्ष भारतीयों की वास्तविक स्थिति रखना ह्यूम ने शुरू किया। डफरिन ने ह्यूम को धूर्त, पागल और बेईमान कहा। ह्यूम आजादी के प्रेमी थे, मगर सबसे पहले तो अंग्रेज देशभक्त ही थे। यह कथन लाला लाजपत राय का था। ह्यूम डफरिन की सीधी सलाह पर काम करते थे। 1898 में डब्ल्यू सी बनर्जी ने कहा था। इसके अलावा कांग्रेस के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। डफरिन ने कहा कि यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। कर्जन ने यह शब्द हैमिल्टन को लिखे थे। कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन की संज्ञा दी थी। लाला लाजपत राय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। तिलक तिलक ने कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की भांति टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। विपिन चंद्र पाल विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था बैंगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस की नीति को बैंगिंग इंस्टीट्यूट भीखमंगी नीति की संज्ञा दी थी। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा। कोपलैंड ने कहा कि कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं अपितु मित्र के रूप में हुआ है। आर सी मजूमदार के अनुसार राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत के ब्रिटिश हितों की रक्षार्थ की गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी के अनुसार कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया 1916 में कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया, जिसकी स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आजादी हासिल करने से ज्यादा कहीं ब्रिटिश साम्राज्य को आसन खतरों से बचाना था। लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम आजादी के प्रेमी अवश्य थे, किंतु सबसे पहले तो एक अंग्रेज देशभक्त ही थे। तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन और कांग्रेस के अधिवेशनों को छुट्टियों का मनोरंजन कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस। अरविंद घोष ने कांग्रेस के नेताओं के प्रतिवेदनों का वर्णन बुलबुलों के साथ खेलने के रूप में किया है। अरविंद घोष ने कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी। अनिल शील ने कहा कि कांग्रेस की तुलना ग्रामसी के युद्ध की स्थिति से की है। एल्गिन द्वितीय ने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस नीचे की ओर जा रही है। यह राजद्रोही संस्था है। इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। रजनीपाम दत्त ने अपने पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्ण निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। इसकी पुस्तक में उल्लेख इसी पुस्तक में उल्लेख करते हैं कि यह साम्राज्यवाद का विरोध भी करते थे और साम्राज्यवाद का समर्थन भी करते थे। अब हम देखते हैं कांग्रेस के प्रमुख सभी अधिवेशन जो 1885 से लेकर और 1948 तक 1948 जो संविधान लागू होने से पहले तक जो सारे 55 अधिवेशन हुए थे, उन सभी 55 अधिवेशनों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर है पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में व्योमेश बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। डब्ल्यू सी बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी जो पहला जो अधिवेशन हुआ था, इस पहले अधिवेशन में दो निर्णय लिए गए थे।
पहला कि आगे से कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन है जो 28 से 30 दिसंबर के मध्य होगा। और दूसरा इसमें यह निर्णय लिया कि जिस भी शहर में सम्मेलन आयोजन होगा, उस शहर या उस प्रांत का व्यक्ति सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं करेगा। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। 1886 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के इंडियन एसोसिएशन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी दी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस भोज में शामिल नहीं हुए थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। इस अधिवेशन में नौरोजी ने नैतिक निर्गमन प्रतिभा पलायन का सिद्धांत दिया था। तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 में हुआ, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। मद्रास के गवर्नर ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी दी। इस अधिवेशन में कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया। प्रथम बार तमिल भाषा में भाषण और तंजौर के प्रतिनिधि मुकुनासिरी ने दिया था। इस प्रकार पहली बार देसी भाषा में भाषण दिया गया था तीसरे अधिवेशन में। इस अधिवेशन में पहली बार आम जनता ने कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई थी। चौथा अधिवेशन चौथा जो अधिवेशन हुआ था, यह चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। जॉर्ज यूले इस पद पर आसीन होने वाले पहले गैर भारतीय थे। इस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार का रूप कांग्रेस विरोधी हो चुका था, इसलिए इलाहाबाद में अधिवेशन के लिए जगह नहीं मिल रही थी। डिग्बी इस कमेटी के सचिव व वेडनबर्ग को अध्यक्ष बनाया गया था। दरभंगा के महाराज सर लक्ष्मेश्वर सिंह ने लाउथर दुर्ग खरीदकर कांग्रेस को दिया, तो यह अधिवेशन हो पाया। लाला लाजपत राय ने पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिया था। लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। जॉर्ज यूले ने कहा कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में। सर सैयद अहमद खां व बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका विरोध किया था। इस समय इन दोनों ने कांग्रेस के विरोध में 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया था। पांचवा अधिवेशन दिसंबर 1889 में बंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष विलियम वेडनबर्ग थे। इस अधिवेशन में ब्रिटिश संसद के सदस्य चार्ल्स ब्रेडला ने भाग लिया। चार्ल्स ब्रेडला को भारत के लिए सदस्य बुलाया जाता था। ब्रिटिश संसद में भारतीयों का पक्ष लेने के कारण इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। कांग्रेस द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में 10 महिलाओं ने भाग लिया था। गोपाल कृष्ण गोखले तथा बाल गंगाधर तिलक सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में शामिल हुए थे। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने ब्रिटेन के लिए शिष्टमंडल का गठन किया, जिसने 1890 में ब्रिटेन की यात्रा की थी। छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई। प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इसमें भाग लिया था। इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि 1892 का कांग्रेस अधिवेशन भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में किया जाएगा। स्वर्ण कुमारी देवी पहली उपन्यासकार ने भी इसमें भाग लिया था। कांग्रेस अधिवेशनों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी। 1890 ईस्वी के इस कलकत्ता अधिवेशन में पहले सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर सरकारी कर्मचारियों के कांग्रेस अधिवेशन में दर्शक के रूप में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। सातवां अधिवेशन 1891 में नागपुर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की थी। इसमें घोषित किया गया कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। यहीं से कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जुड़ गया था।
8वां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योम चंद्र बनर्जी। यह अधिवेशन इंग्लैंड में होना था, लेकिन वह नहीं हो सका। 9वां अधिवेशन दिसंबर 1893 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी द्वारा अध्यक्षता की गई। दादा भाई नौरोजी ने दूसरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता 1893 में की थी और तीसरी बार अध्यक्षता की थी 1906 के अधिवेशन में। सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग इस अधिवेशन में की गई। 10वां अधिवेशन दिसंबर 1894 में मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष अल्फ्रेड वेव को बनाया गया। यह ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे। 11वां अधिवेशन दिसंबर 1895 में पूना में हुआ, जिसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तिलक के विरोध के कारण रानाडे को अपनी सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कांग्रेस के साथ बंद करना पड़ा। 12वां अधिवेशन है जो दिसंबर 1896 में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष इसके रहीमतुल्लाह सयानी थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। वंदे मातरम का गायन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी के धन बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। 13वां अधिवेशन दिसंबर 1897 में अमरावती में। अध्यक्ष सी शंकर नायर थे। 14वां अधिवेशन दिसंबर 1898 में मद्रास में, जिसके अध्यक्ष आनंद मोहन बोस थे। 15वां अधिवेशन दिसंबर 1899 में लखनऊ में हुए, जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1899 में अपना संविधान पारित किया। 16वां अधिवेशन दिसंबर 1900 ईस्वी में लाहौर में। अध्यक्ष इसके नारायण गणेश चंदावरकर थे। 17वां अधिवेशन दिसंबर 1901 में कलकत्ता में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष दीनसा एडोल्ची वाचा ने किया था। महात्मा गांधी ने पहली बार इस 1901 के अधिवेशन में भाग लिया था। इस समय तक कांग्रेस के प्रति वायसराय का नजरिया बदल चुका था। वायसराय एल्गिन कांग्रेस को देशद्रोही संस्था मानते थे। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की तरफ जा रही है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में भारत सचिव को लिखा कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह प्रबल इच्छा कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। 18वां अधिवेशन दिसंबर 1902 में अहमदाबाद में। अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई। 19वां अधिवेशन दिसंबर 1903 में मद्रास में आयोजित हुआ। अध्यक्षता इसकी लाल मोहन घोष के द्वारा की गई। 20वां अधिवेशन दिसंबर 1904 में मुंबई में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन के द्वारा की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार इसमें भाग लिया था। 21वां अधिवेशन दिसंबर 1905 में बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। विपक्ष के नेता की उपाधि थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाया तथा स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। उग्र राष्ट्रवादी लाल बाल पाल स्वदेशी व बहिष्कार को संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी बंगाल से बाहर आंदोलन के विस्तार के विरुद्ध थे। 22वां अधिवेशन दिसंबर 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नौरोजी का अध्यक्षीय भाषण पढ़ा। इसी अधिवेशन में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। इसमें उग्रवादियों ने 4 प्रस्ताव पास करवाए: स्वदेशी का, बहिष्कार का, राष्ट्रीय शिक्षा का और स्वशासन का। इसमें कांग्रेस की जिला समितियों के गठन की सिफारिश की गई। इस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में। यह अधिवेशन बीच में ही स्थगित किया गया था। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष के द्वारा की गई। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और करम दल में हुआ। उग्रवादी, जिन्हें करम दल कहा गया, उग्रवादी स्वदेशी व बहिष्कार को संपूर्ण राष्ट्र में फैलाना चाहते थे, जबकि उदारवादी इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। पहले अधिवेशन नागपुर में प्रस्तावित था, किंतु नरमपंथियों ने तिलक को अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए
फिरोज शाह मेहता से अधिवेशन का स्थान बदलवाकर सूरत करवा दिया। सूरत उस समय बम्बई प्रांत में आता था तथा नागपुर मध्य प्रांत में। मेजबान होने के नाते तिलक अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते थे। अतः गरम दल ने लाला लाजपत राय का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। नरमपंथी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में रासबिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में सफल रहे। इस अधिवेशन के बाद मिंटो ने मार्ले को लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। 24वां अधिवेशन दिसंबर 1909 ईस्वी में लाहौर में। अध्यक्ष इसके मदन मोहन मालवीय थे। यह कांग्रेस का रजत जयंती अधिवेशन था। 25वां अधिवेशन दिसंबर 1910 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न थे। 26वां अधिवेशन दिसंबर 1911 में कलकत्ता में। अध्यक्ष विष्णु नारायण धर थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन का पहली बार इसमें गाया गया। 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर थे। इसमें ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस के पिता और संस्थापक के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। बांकीपुर अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास का सबसे छोटा अधिवेशन था। 28वां अधिवेशन दिसंबर 1913 में कराची में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद मोहम्मद बहादुर के द्वारा की गई थी। मुसलमानों को निकट लाने के लिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर की अध्यक्षता में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक दल को इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया गया था। 19वां अधिवेशन दिसंबर 1914 में मद्रास में। अध्यक्ष इसके भूपेंद्र नाथ बोस थे। इस अधिवेशन में मद्रास के गवर्नर जनरल पेटलैंड उपस्थित थे। यह पहला अवसर था जब कांग्रेस के किसी अधिवेशन में किसी प्रांत का गवर्नर उपस्थित था। 30वां अधिवेशन दिसंबर 1915 में बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा की गई थी। मुंबई के गवर्नर जेम्स मैस्टर उपस्थित रहे और भाषण भी दिया। किसी गवर्नर का कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाषण हुआ था। इसी अधिवेशन में चरमपंथियों को कांग्रेस में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। लॉर्ड वेलिंगटन इस अधिवेशन में शामिल हुए, जो बाद में भारत के वायसराय बने थे। 31वां अधिवेशन दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व लीग में समझौता तिलक व जिन्ना ने करवाया, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया। इसमें कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। इसमें मुस्लिम नेताओं ने कुछ प्रांतों में प्रतिनिधित्व के बदले अल्पसंख्यक क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। नरमपंथियों एवं गरमपंथियों में समझौता तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ। इसके अलावा 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो चुकी थी। ये दोनों गरमपंथियों के कट्टर विरोधी थे। इसी कारण भी समझौता संभव हो सका। लखनऊ समझौते में 19 सूत्री ज्ञापन तैयार किया गया, जिसकी कुछ प्रमुख मांगे इस प्रकार है। भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान किया जाए। प्रांतीय विधान परिषदों और गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार तथा इसमें निर्वाचित सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज्यादा सदस्य भारतीय हो। इस अधिवेशन में तिलक ने नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 32वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष इसकी एनी बेसेंट थी, जो आयरलैंड निवासी थी। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने स्वीकार किया। एनी बेसेंट ने कहा कि भारत अब अनुग्रहों के लिए घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। समाज सुधार को अपनी कार्यसूची में पहली बार सम्मिलित किया गया।
33वां अधिवेशन दिसंबर 1918 में दिल्ली में हुआ, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था, किंतु सिरोल केस में लंदन चले जाने के कारण मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया। हिंदी भाषा के प्रयोगों पर जोर दिया गया। कांग्रेस का दूसरा विभाजन मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लेकर हो गया। 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। पहला विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम को बनाया गया। मांटफोर्ड रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कांग्रेस इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया। यह अधिवेशन रोलेट एक्ट पर विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व की मांग की तथा तिलक, गांधी और सैयद हसन इमाम को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। इस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने स्त्रियों को पुरुषों के समान मताधिकार दिए जाने का निर्णय लिया, जो उस समय तक इंग्लैंड में भी नहीं था। 34वां अधिवेशन दिसंबर 1919 में अमृतसर में इस अधिवेशन का आयोजन किया गया। अध्यक्ष इसके मोतीलाल नेहरू थे। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई। खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की गई। दूसरा विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष इसके लाला लाजपत राय थे। गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा, पारित भी हुआ। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया। कांग्रेस का नियंत्रण 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल के अधीन करने की घोषणा की गई। 35वां अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में, जिसके अध्यक्ष टी विजय राघवाचारी थे। इसमें चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा व उसकी पुष्टि की गई। पहली बार भाषाई आधारों पर प्रांतों के विभाजन की बात कही गई। स्वागत समिति के अध्यक्ष जमनालाल बजाज की अपील पर यह भी तय किया गया कि यथासंभव हिंदी को ही बतौर संपर्क भाषा इस्तेमाल किया जाए। प्रथम बार कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति 4 आने का चंदा देकर कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। नागपुर अधिवेशन में 14,582 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो कांग्रेस के इतिहास में प्रतिनिधियों की संख्या में की दृष्टि से सर्वाधिक थी। 36वां अधिवेशन दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में हुआ, जिसके अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे। अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, लेकिन वे जेल में थे। इसमें पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसे लाला हंसराज ने तैयार किया था। 37वां अधिवेशन दिसंबर 1922 में गया में हुआ। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। चित्तरंजन का अध्यक्ष भाषण सरोजिनी नायडू के द्वारा पढ़ा गया। चित्तरंजन दास में मोतीलाल नेहरू ने चुनाव के माध्यम से विधानमंडलों में प्रवेश का प्रस्ताव रखा, जो बहुमत से अस्वीकृत कर दिया गया था। श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल व डॉक्टर अंसारी जैसे अपरिवर्तनवादियों ने परिवर्तनवादी मोतीलाल, चित्तरंजन दास, अजमल खां के विचारों को अस्वीकार कर गांधी जी के रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा कातना, हरिजन उद्धार, मध्य त्याग जैसे कार्यक्रमों का समर्थन किया। तीसरा विशेष अधिवेशन सितंबर 1923 में दिल्ली में हुआ, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। यह सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 38वां अधिवेशन दिसंबर 1923 में काकीनाडा में हुआ, जिसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे, कॉमरेड समाचार पत्र के संपादक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने व मतदान करने का अधिकार मिल गया था। 39वां अधिवेशन दिसंबर 1924 में बेलगांव, कर्नाटक में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने इस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी में गांधीदास पैक्ट की स्वीकृति हुई। कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे।
1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस संविधान के 7वें अनुच्छेद में संशोधन करते हुए कांग्रेस की किसी भी प्रारंभिक समिति के सदस्यता के लिए कांग्रेस कार्यक्रमों को खद्दर पहनना तथा वार्षिक 24,000 गज सूत काटना अनिवार्य कर दिया। कांग्रेस की सदस्यता के लिए अनिवार्य किए जाने का कार्यक्रम बुरी तरह विफल हुआ, जिसके कारण 22 सितंबर 1925 को पटना में आयोजित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि 4 आना अथवा 2000 गज कता हुआ सूत वार्षिक देकर भी कोई व्यक्ति कांग्रेस की किसी प्रारंभिक समिति का सदस्य बन सकता है। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में डॉक्टर सत्यपाल द्वारा रखे गए प्रस्ताव 6 से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इस अधिवेशन का इस निर्णय का अनुमोदन करते हुए बेलगांव अधिवेशन के निर्णय को अप्रभावी कर दिया गया। 40वां अधिवेशन सितंबर 1925 में कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई। सरोजिनी नायडू इस पद को संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इस अधिवेशन में अमेरिकन संस्था सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स के प्रतिनिधि मी हरेलमुस गांधी टोपी पहनकर टोपी लगाकर उपस्थित हुए थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस और कार्य समिति की कार्यवाही के लिए हिंदुस्तानी भाषा अपनाई गई। सरोजिनी नायडू ने पहली बार लखनऊ अधिवेशन 1916 में भाग लिया था। इस अधिवेशन में हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा, किंतु पारित नहीं हो सका। श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत इसी अधिवेशन में गाया गया था। 41वां अधिवेशन दिसंबर 1926 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष एम श्रीनिवास अयंगर को थे। कांग्रेस नेताओं का खादी पहनना अनिवार्य कर दिया। उत्तरी पूर्वी भाग में पहली बार अधिवेशन का आयोजन हुआ था। 42वां अधिवेशन दिसंबर 1927 में मद्रास में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी थे। साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की अनुपस्थिति के दौरान सर्वसम्मति से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास करवाने में सफलता प्राप्त कर ली। मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। 43वां अधिवेशन दिसंबर 1928 में कलकत्ता में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने। यह अधिवेशन हजारों मजदूरों द्वारा किए गए प्रदर्शन के लिए याद रखा जाएगा। आसपास के मजदूरों ने यहाँ 2 घंटे सभा की, जिसमें उन्होंने भारत के लिए स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया कि अगर सरकार द्वारा 1 वर्ष के भीतर 31 दिसंबर 1929 तक डोमिनियन स्टेटस की घोषणा नहीं की गई, तो यह अवधि समाप्त होते ही कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर देगी। कांग्रेस का एक विदेश विभाग स्थापित किया गया। युवा कांग्रेस का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। 44वां अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के किनारे हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वतंत्रता का ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके अनुयायियों ने पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लिया था। 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति ने निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना जाता है। 1930 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस की स्थापना से कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 45वां अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 को कराची में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। मार्च 1931 में आयोजित कांग्रेस के कराची अधिवेशन में वामपंथी मौलिक अधिकारों तथा आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव स्वीकार करवाने में सफल रहे,
जिसमें जनसाधारण की शोषण मुक्ति के शोषण मुक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्थिक स्वतंत्रता से आबद्ध करने तथा बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण करने की मांग शामिल की गई। यह कांग्रेस का पहला नियमित अधिवेशन जो दिसंबर में नहीं हुआ था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के बारे में प्रस्ताव पारित किए गए। यह कांग्रेस की राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दी गई। गांधी जी को कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में नामित किया गया। 46वां अधिवेशन 1932 में दिल्ली में हुआ। अध्यक्ष रणछोड़ दास अमृतलाल थे। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण रणछोड़ दास अमृतलाल अध्यक्ष बने थे। 47वां अधिवेशन 1933 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता नलिनी सेनगुप्ता ने की थी। यह दूसरा अवसर था जब कांग्रेस की अध्यक्षता विदेशी महिला थी। 48वां अधिवेशन बंबई में 1934 में हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई। 1935 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। 49वां अधिवेशन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस का लक्ष्य वैज्ञानिक व आर्थिक रूप से समाजवाद निर्धारित किया गया। 50वां अधिवेशन दिसंबर 1936 में फैजपुर, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। यह कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन था। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था। एक 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम की घोषणा की गई। 1937 के चुनाव में भाग लेने के निर्णय को कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में अंतिम रूप दिया गया। 1937 के चुनाव के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 51वां अधिवेशन फरवरी 1938 में हरिपुरा में हरिपुरा में हुआ था, जो सूरत गुजरात में है, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना का सुझाव मेघनाथ सहा ने दिया था, जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। इसी अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में कांग्रेस की नीति की घोषणा की गई। देशी रियासतों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया गया। 52वां अधिवेशन मार्च 1939 में त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में अधिवेशन स्थल विष्णुदत्त नगर था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। इस अधिवेशन में गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को बनाया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने 1377 के मुकाबले 1580 मतों यानी 2203 मतों से पराजित कर दिया। खराब स्वास्थ्य के कारण सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में मौलाना आजाद ने सत्र की अध्यक्षता की। आचार्य नरेंद्र देव ने सुभाष का भाषण हिंदी में पढ़ा। अंग्रेजी अनुवाद शरत चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से विवाद होने पर इस्तीफा दे दिया। शेष अवधि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। 53वां अधिवेशन मार्च 1940 में रामगढ़, झारखंड में हुआ, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। इस अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया। 1946 तक मौलाना आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। 54वां अधिवेशन नवंबर 1946 में मेरठ, यूपी में हुआ, जिसके अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे, जीवतराम भगवान दास कृपलानी। यह स्वतंत्र भारत का अंतिम अधिवेशन था। जेबी कृपलानी भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चौथा विशेष अधिवेशन जुलाई 1946 में दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 500 विशेष अधिवेशन 1947 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और 55वां अधिवेशन 1948 में जयपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा की गई थी। तो ये
संविधान लागू होने से पहले के 55 अधिवेशन और 5 विशेष अधिवेशन, टोटल 60 अधिवेशनों के बारे में पढ़ा। अब अधिवेशनों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। कलकत्ता में 9+1 एक विशेष अधिवेशन और 9 सामान्य अधिवेशन हुए थे। कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे। मद्रास में 7 अधिवेशन, बंबई में 6 अधिवेशन हुए। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1893 के लाहौर अधिवेशन में और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू भी 1929 के अधिवेशन, 1936 के लखनऊ अधिवेशन और 1936 के ही फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। रासबिहारी घोष ने 1907 के सूरत तथा 1908 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा एवं 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने। बाल गंगाधर तिलक एक बार भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। कांग्रेस के विदेशी अध्यक्ष 6, 4 मेल और 2 फीमेल। 2 बार अध्यक्ष बनने वाले अंग्रेज विलियम वेडनबर्ग थे, जो 1889 के बंबई और 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष 3 हैं, जिनमें एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेनगुप्त हैं। एनी बेसेंट ने 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की, सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की और नलिनी सेनगुप्ता ने 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये थे प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन, जिसको हमने डिटेल से पढ़ा। अभी इन्हीं अधिवेशनों को एक सरसरी नजरों से देखें, एक सारणी के माध्यम से इन्हीं 55 अधिवेशनों को हम दोबारा देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अधिवेशन एक नजर में। पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में। अध्यक्षता इसकी की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। द हिंदू पत्रिका में 5 दिसंबर 1885 को आईएनसी की स्थापना की घोषणा हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर से 30 दिसंबर 1885 तक बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रथम अधिवेशन में केवल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। यह अधिवेशन मूलतः पूना में होना था, किंतु वहां अकाल पड़ने की वजह से बंबई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष। राष्ट्रीय कांग्रेस व राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को उद्यान भोज, गार्डन पार्टी दी थी। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में। बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम बार संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में। जॉर्ज यूलिया की अध्यक्षता में, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम बार लाला लाजपत राय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस अधिवेशन हेतु स्थल उपलब्ध न होने पर दरभंगा के राजा दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने लोथल कैसल खरीदकर कांग्रेस अधिवेशन हेतु दिया था। इस अधिवेशन के विरोधकर्ता सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। 5वां अधिवेशन 1889 में बंबई में। विलियम वेडनबर्ग की अध्यक्षता में। एओ ह्यूम के ये जीवनीकार थे। इन्होंने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी। प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। गोखले व तिलक पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ, फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया। 7वां अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ, पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में। 8वां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। 1890 में इस अधिवेशन को इंग्लैंड में कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 9वां अधिवेशन 1893 में लाहौर में हुआ, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में।
लाला लाजपत राय ने सरकार की शिक्षा नीति की आलोचना की। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई। 1894 में अ, 10वां अधिवेशन 1894 में मद्रास में हुआ था। अल्फ्रेड वेव की अध्यक्षता में। अल्फ्रेड वेव ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। 11वां अधिवेशन 1895 में पुनः महाराष्ट्र में हुआ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में हुआ था, रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन आधिकारिक तौर पर हुआ। गायन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी के धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। 13वां अधिवेशन 1897 में अमरावती महाराष्ट्र में हुआ, सी शंकर नायर की अध्यक्षता में। 14वां अधिवेशन 1898 में मद्रास में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में। 15वां अधिवेशन 1899 में लखनऊ के अंदर रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में रैयतवाड़ी क्षेत्र में भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग की गई। 16वां अधिवेशन 1900 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, एनजी चंदावरकर की अध्यक्षता में। 17वां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में दीनशाह ई बादशाह की अध्यक्षता में। गांधी जी पहली बार कांग्रेस के इसी अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। 18वां अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। 1903 में 19वां अधिवेशन मद्रास में लाल मोहन घोष की अध्यक्षता में। 20वां अधिवेशन 1904 में बंबई में सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में। 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि प्रदान की गई है। ऑस्ट्रेलिया व कनाडा की तर्ज पर भारत के स्वशासन की प्रथम बार मांग की गई। लाला लाजपत राय ने प्रथम बार कांग्रेस मंच से सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था। 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। प्रथम बार स्वराज या स्वशासन शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाने का विचार रखा गया। इसके पश्चात 1907 में जो अधिवेशन होना था यह स्थगित हो गया था, जो सूरत में गुजरात में होना था, रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में। कांग्रेस का गर्म व नरम दल में विभाजन हो गया। विभाजन इस सूरत अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस के इस अधिवेशन को अपने आधिकारिक इतिहास में मान्यता नहीं देती है और इसे सस्पेंड अधिवेशन बताती है। इसके पश्चात 23वां अधिवेशन 1908 में मद्रास में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस के नए संविधान का निर्माण किया गया। 24वां अधिवेशन 1909 में लाहौर में हुआ, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध किया गया। 25वां अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद में सर विलियम वेडनबर्ग की अध्यक्षता में। 26वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में पंडित विश्व नारायण दर की अध्यक्षता में। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन कांग्रेस से प्रथम बार गाया गया। 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में रंगनाथ नरसिंह मुधेलकर की अध्यक्षता में। अगला 1913 में कराची पाकिस्तान में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर की अध्यक्षता में। 1914 में मद्रास अधिवेशन भूपेंद्र नाथ बोस की अध्यक्षता में। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में किसी प्रांत मद्रास के गवर्नर लॉर्ड पेंटलेड उपस्थित हुए थे। 1915 में बंबई अधिवेशन एसपी सिन्हा की अध्यक्षता में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। कांग्रेस के नरम व गरम दल में समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक इसी अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, प्रथम विदेशी महिला। सर्वप्रथम तिरंगा झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इसी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1918 का दिल्ली अधिवेशन पंडित मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की और 1918 का ही
बम्बई अधिवेशन, जो पहला विशेष अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में बड़ी संख्या में किसान सम्मिलित हुए थे। 1919 में अमृतसर अधिवेशन, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। 1920 में नागपुर अधिवेशन, विजय राघवाचार्य के अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन एवं नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन, हकीम अजमल खां के नेतृत्व में प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास के जेल में बंद होने के कारण हकीम अजमल खां को बनाया गया था। 1912 में गया अधिवेशन, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। 1923 में काकीनाडा अधिवेशन, मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में स्वराज दल को परिषद के चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली। 1923 में दिल्ली का विशेष अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम आयु 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1924 1924 में 1924 में बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट की स्वीकृति हुई, जिसके अनुसार स्वराज पार्टी काउंसिल में प्रवेश को लेकर सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। 1925 का कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। सर्वप्रथम झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्री श्यामल गुप्ता ने गाया। 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर के द्वारा की गई, कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य किया गया। 1927 का मद्रास अधिवेशन, डॉक्टर M.A. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेहरू के आग्रह पर प्रथम बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ। 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया तथा कहा गया कि 31 दिसंबर 1930 को सरकार नेहरू रिपोर्ट लागू नहीं करती तो कांग्रेस उसके बाद अहिंसक असहयोग आंदोलन करेगी। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय रावी नदी के तट पर किया गया। 1931 में कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग शामिल की। इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। चरखे से युक्त केसरिया सफेद हरे रंग के नए राष्ट्रीय ध्वज का निर्णय लिया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। 1932 में दिल्ली अधिवेशन, अमृत रणछोड़ दास सेठ के द्वारा दूसरा कार्यकारी अध्यक्ष था। मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष चुना गया, परंतु उनके जेल में होने के कारण रणछोड़ दास को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 1933 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता नलिनी सेनगुप्ता ने की थी। मूलतः इंग्लैंड के रहने वाली नेली डाउनिंग ने भारतीय यतीन्द्र सेनगुप्ता से विवाह करके नलिनी सेनगुप्ता के रूप में नई पहचान बनाई। 1934 का बम्बई अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया और नेहरू ने भाषण में कहा कि हाँ, मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। 1936 का फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था। 1938 का हरिपुरा गुजरात अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ, जिसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अध्यक्ष पद के लिए इस अधिवेशन में पहली बार मतदान हुआ तथा सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ बिहार में रामगढ़ अधिवेशन,
जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रारूप मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा बनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1941 से 1945 तक अधिवेशन नहीं हुए। इस कारण अबुल कलाम आज़ाद लगातार 5 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे। 1946 में मेरठ अधिवेशन मेरठ उत्तर प्रदेश में, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। आज़ादी के समय ये अध्यक्ष थे। स्वराज संबंधी अगस्त प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया। नवंबर 1947 में कृपलानी ने अपना त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने और इसके बाद 55वां अधिवेशन 1948 में जयपुर, राजस्थान में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन। इस अधिवेशन की कार्यवाही वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुई थी। तो ये थे प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन। इसी के साथ ही आज की क्लास में अब तक हमने कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के राजनीतिक संगठन जो बंगाल के, मद्रास के और मुंबई के राजनीतिक संगठनों के बारे में और इसके साथ ही कुछ विदेशों में स्थापित भारतीयों के द्वारा राजनीतिक संगठनों के बारे में पढ़ा, कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ा, कांग्रेस के सभी 55 अधिवेशनों के बारे में पढ़ा। अब हम इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन जो 3 चरणों में हुआ था, जिसका पहला चरण उदारवादी युग था, दूसरा चरण उग्रवादी युग था और तीसरा चरण जो गांधीवादी युग था। तो अब आगे का जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम राष्ट्रीय आंदोलन का पहला और दूसरा चरण, पहला चरण उदारवादी चरण जो 1885 से 1905 तक रहा था, दूसरा उग्रवादी चरण जो 1905 से 1919 तक रहा था, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर परसों की क्लास में हम गांधीवादी अ, गांधीवादी युग, गांधी जी और उसके बाद के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।